भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल पर मग संदेश श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब तक के प्रसंगों में आपने शाकद्वीपियों की उत्पत्ति से लेकर के जम्बूद्वीप में आगमन तक की बातें जानी। शाकद्वीपीय ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण कहे जाते हैं क्योंकि ये सूर्यांशी है, सूर्य के अंश से ये उत्पन्न है, जैसा कि आप जान चुके हैं। शाकद्वीप से जम्बूद्वीप आने की बात, वर्तमान समय में ये प्रश्न उठते रहते हैं, शाकद्वीप और जम्बूद्वीप को लेकर के कि ये शाकद्वीप है कहाँ, जब ये जम्बूद्वीप है जहाँ हम रह रहे हैं, तो शाकद्वीप कहाँ है। आधुनिक भूगोलवेत्ता, आधुनिक विज्ञानवेत्ता अपने आसपास के क्षेत्रों में ही घूम फिर करके उसकी जानकारियां लेकर के तीसरी मान लेते हैं कि बस इतना ही है। जितना हम देख पा रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, बस उतना ही है। किंतु बात ऐसी नहीं है। इसके विषय में विभिन्न पुराणों में जो चर्चाएं मिलती हैं, ब्रह्मांड का विस्तार जो बताया गया है पुराणों में, विभिन्न पुराणों में किंचित भेद मिलते हैं। कहीं क्रम का अंतर मिलता है, कहीं अवस्था और स्थिति का अंतर मिलता है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सनातनियों के बीच में श्री कृष्ण का हृदय ग्रंथ कहा जाने वाला श्रीमद् भागवत का पाठ, सप्ताह पाठ करके हम अर्थोपार्जन तो कर लेते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, उसमें डूबना नहीं चाहते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। जिस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि व्यास ने की, उस उद्देश्य को हम बुझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। खैर, इस विशद विज्ञान को, सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के 16वें अध्याय में वर्णित, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध 16वां अध्याय, भुवन कोश वर्णन को ही हम गहराई से पढ़ ले, समझ ले, मनन करें उस पर। वैसे 16वें अध्याय से लेकर के आगे 24वें 25वें अध्याय तक करीब करीब यही सारे प्रसंग हैं,
फिर 16वां अध्याय भुवन कोश वर्णन। तदंतर्गत पौराणिक भूगोल की चर्चा की गई है। ये आधुनिक भूगोल नहीं जो हमारे सामने है, जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है, जिस भूगोल के बारे में हम जानते समझते सुनते आए हैं। इस भूगोल से काफी अधिक विस्तृत हमारा वो भूगोल वर्णन है, भुवन कोश वर्णन है। वहां पर स्पष्ट किया गया है इसके बारे में कि 7 द्वीपों की बात कही गई है। हम जिस द्वीप में रह रहे हैं एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। हम जिस पृथ्वी को देख पा रहे हैं, जिस मंडल को देख पा रहे हैं, सिर्फ उतना ही विस्तार नहीं है। यह हमारे आधुनिक साइंस जिसे कहते हैं, विज्ञान हम नहीं इसको कहना पसंद करेंगे। ये विज्ञान है भी नहीं, यह साइंस ही रहने दिया जाए इसे। आधुनिक काल में साइंस ने हमें जितनी जानकारियां दी हैं उसके आधार पर ही हम कुछ सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। उससे अधिक कुछ जानने समझने की हम जरूरत भी नहीं समझते हैं। जब अपने आप में हम संतुष्ट हो जाते हैं, किसी चीज को अथॉरिटी मान लेते हैं, तो फिर मेरा अन्वेषण समाप्त हो जाता है। काश हम वेदों पुराणों उपनिषदों आदि में झांकते, समझने की कोशिश करते तो कुछ और बातें स्पष्ट होती। सीधी सी बात है, वहां के वर्णन के अनुसार, भुवन कोश वर्णन के अनुसार, कि जो हम कुछ देख पा रहे हैं इससे बाहर कई गुना अधिक विस्तार है। ब्रह्मांड इतना ही नहीं है और भूलोक भी इतना ही नहीं है। तो कहेंगे कि कहाँ है? अब से काफी पहले एक पश्चिमी वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम आपने सबने सुना होगा। उन्होंने 11 डायमेंशनों की कल्पना की चर्चा की। 11 डायमेंशन, आयाम। जो वर्तमान वैज्ञानिकों के समझ से भी परे की बात है। उनकी बात को लोग समझ नहीं पाए, वो क्या कह रहे हैं। दरअसल हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या कहें गहराई, इन 3 डायमेंशनों में, 3 आयामों में ही हम रहते हैं। इतना ही देख पाते हैं, इतना ही सोच पाते हैं। इन 3 आयामों से भिन्न यदि कोई आयाम की बात होती है तो हम उसे परले सिरे से नकार देते हैं। आधुनिक काल के साइंटिस्ट आइंस्टीन को संभवतः इन आयामों, 3 आयामों से बाहर के आयामों का अनुभव हुआ होगा, तभी तो ये 11 आयामों की बातें करते हैं। किए
साइंस को खोजी होना चाहिए। साइंस हमेशा नए नए खोज में लगा रहता है, ठीक, होना भी चाहिए। हो सकता है आने वाले किसी समय में हम इन रहस्यों को जान पाएं, पुराणों में कही हुई बातें हमारी सही साबित हो जाए, तो उस दिन हम इन चीज़ों को मान लेंगे। क्योंकि साइंस कह देगा ना, अभी मानने में असमंजस हो रही है और मानने में दिक्कत है, इसलिए हम आसपास जो कुछ भी जितना भी हम देख पा रहे हैं, नाप पा रहे हैं पृथ्वी के टुकड़े को, अलग अलग हिस्सों को, उसी में हम अपनी अटकलें लगा रहे हैं कि नहीं, ये शाकद्वीप की जो बात आती है, शाकद्वीप यहाँ से दूर हट करके समुद्र के पार, चूंकि गरुड़ जी लाने गए थे तो समुद्र के पार होगा, मतलब कि भूमार्गीय स्थिति नहीं थी, इसलिए गरुड़ जी की सवारी यानी कि वायुयान जैसे जाते हैं इस तरह से जाना पड़ा होगा। कुछ आधुनिक विद्वान उधर अरब सागर वगैरह से पार की बात करते हैं, कुछ साइबेरिया रूस वगैरह की बात करते हैं। जितनी मुँह उतनी बातें, और अपनी बातों के प्रमाण में वो तरह तरह के साक्ष्य भी उपस्थित कर देते हैं। किंतु मेरा विचार ये है कि हम इस संकुचित भू व्यवस्था से बाहर निकल करके, भूमापन से बाहर निकल करके पौराणिक भूगोल का में अन्वेषण करें, उसका अन्वेषण करें, खोजे, जाने, समझे। वहाँ 7 द्वीपों की जो चर्चा की गई है, ये जम्बू द्वीप जो है, इससे परे लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाल्मली द्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर, इस तरह से क्रमशः ये द्वीपों की बातें आई हैं। अलग अलग पुराणों में ये क्रम भेद थोड़ा कहीं मिल जाता है, कहीं वो 5वें क्रम में है, कहीं 6ठे क्रम में है। 5वें कहें या 6ठे कहें, उसके बाद तो इस तरह से ये क्रम चलता है। जो भी हो, क्रम जो भी हो, 5वें 6ठे में का फर्क, इसमें उलझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जरा ध्यान देने की बात है कि हम अभी आधुनिक भूगोलवेत्ताओं की समझ से भिन्न हम अपने पौराणिक वर्णनों को आधार मान करके हम बातें करना चाहते हैं। कि यह जो जम्बू द्वीप है जहां हम रह रहे हैं, अब ध्यान दें, नित्य किसी भी कार्य में, पूजन में हम संकल्प क्या बोल रहे हैं? ओम अद्य से शुरू करके ब्रह्मणो निर्जितीय परार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे
जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गत। हम अपने स्थान का बोध करा रहे हैं, ये बात हम रोज बोल रहे हैं, ध्यान तो इस पर नहीं किया क्या बोल रहे हैं। ये वर्तमान जो हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दिख रहा है भारतवर्ष, यही है? नहीं, हम इससे परे की बात कर रहे हैं, उससे भिन्न बातें हम कर रहे हैं। ये तो जम्बू द्वीप को भी बांटा गया 9 वर्षों में। वर्ष यहाँ साल का बोधक नहीं है, स्थान का बोधक है ये वर्ष। उसमें ये भारतवर्ष है। जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखंडे कहने का क्या मतलब है? उन्हें 9 खंडों में, जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटा गया। उन 9 खंडों में एक खंड है भारतवर्ष, और वह भारतवर्ष भी संपूर्ण की बात कहीं आज हम नहीं देख पा रहे हैं, नई स्थिति। आर्यावर्त उसके अंदर भी आर्यावर्त, एक वर्ष को फिर कई आवर्त में बांटा, आवर्त आर्यावर्त में। हाँ, इतना मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई संशय भी नहीं है कि ये बातें, ये कहानियां, ये कथाएं, ये प्रसंग 5000 से अधिक वर्ष पूर्व की हैं। तो इस बीच में बहुत कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुए, इस धराधाम पर भी हुए। तो तदनुसार ये सारे 9 खंड, इतने समुद्र, इतनी नदियां, इतने पर्वत, ये सारी बातें जो पुराणों में मिल रही हैं, वर्तमान जितने भाग को हम देख पा रहे हैं उसमें भी वो पूर्ववत ही हो, पुराण के अनुसार ही हो, ये आवश्यक नहीं है। ये परिवर्तन हो सकता है, हुआ, इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन अभी अगर हम थोड़े दिनों, अगर आधुनिक इतिहासकारों और भूगोलवेताओं की भी बातें माने तो हम देखते हैं कि कितना उठापटक हो रहा है पृथ्वी पर। भूस्खलन हो रहे हैं, जो कल जो स्थिति थी आज वो नहीं है। आज से 50 साल पहले स्थिति आज जो है वो अब से 100 साल बाद नहीं रहेगी। ये तो 5000 से अधिक वर्षों की बात हो गई। तो यह भूमंडलीय परिवेश में जो परिवर्तन हुआ, इसे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साकरद्वीप की अवस्थिति, हम अगर साइबेरिया और मिस्र और इजिप्ट और ईरान और इराक को अगर हम मान लेते हैं तो ये तो बड़ी बचकानी बातें मुझे लगती है। हम पुराण के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से इसके लिए हम संतुष्ट हैं, हमें संशय नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो भी अन्वेषी बंधु हों, जिज्ञासु बंधु हों, वो पुराणों का अवलोकन करें, उनका अध्ययन मनन चिंतन करें, उनकी भी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हाँ, ये बात है कि जो चीज़ें अनुभव में आने वाली हैं, समझ में आने वाली है, कोई आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव को अभिव्यक्ति दी जा सके। पुराण की उन पूरी बातों को हम ठीक से आपको समझा नहीं पा रहे हो, ये लगता है। लेकिन हम नहीं समझा पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है, इसका ये अर्थ नहीं कि यही है। समझने के लिए
हम रास्ता सुझा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करें। हमारा समाज प्रबुद्ध समाज है। इस आंग्ल बहुल परिवेश में भी अभी भी संस्कृत के जानकार हमारे समाज में काफी लोग हैं, तो उन्हें उन मूल पुस्तकों का अवलोकन करना चाहिए, समझना चाहिए। वहां से उनकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से शाकद्वीप पद को लेकर के जो भ्रम है, उसके निवारण के संबंध में मैं ये थोड़ी सी चर्चाएं अभी के इस प्रसंग में की, इस श्रृंखला में की। आगे अगले प्रसंग में कुछ अन्य बातों की भी चर्चा करेंगे। कैसे क्या इस 5000 से अधिक वर्षों में क्या हुआ, कैसे इतना परिवर्तन हो गया। कारण कि इतिहास की बातें पिछले कई एपिसोडों में, कई श्रृंखलाओं में हम काफी कर चुके, और केवल इतिहास दोहराते रहना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास से प्रारंभ करके वर्तमान तक हम आएंगे और फिर भविष्य की बातों पर कुछ विचार करेंगे। वैसे इन सारी बातों के विषय में पुण्यार्क दीपिका नामक पुस्तक में हम आपको बता चुके हैं, लिख चुके हैं। सामान्य जिज्ञासुओं को उस पुस्तक का अवलोकन कम से कम करना चाहिए। जितनी भी जानकारियां हम जुटा पाए मगों के विषय में, शाकद्वीपियों के विषय में, ये सारी बातें उसमें हैं। उन्हें आप एक बार अवश्य देखें, मेरा निवेदन है आपसे। अभी कुछ और बातों को लेकर के, ऐसे ही कुछ और विषयों को लेकर के हम अगली श्रृंखला में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।